हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलस्ट्रेशन 17 करने वाले हैं, जो कि सीधा रिलेट करता है कैलकुलेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने पूरा फॉर्मेट कर लिया था स्टेप 2 का, जिसमें हम सीधा पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, जो कि वर्किंग कैपिटल बदलने से पहले वाला प्रॉफिट होगा। और वर्किंग कैपिटल में तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज शुरू हो जाएंगी, तो वहां से तो बहुत सिंपल शुरू हो जाएगा। लेकिन बस ये वाला जो स्टेप है थोड़ा सा समझना बाकी है स्टूडेंट्स। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में बात की थी स्टूडेंट्स। एक तो था नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में, और दूसरा था नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इन दोनों पे ध्यान रखना है आपको। अब इनकी एडजस्टमेंट होगी, मतलब बस ये दोनों चीज़ें जो होंगी उनको आपको ध्यान से चेक करना है कौन कौन सी हो सकती हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो कौन से अकाउंट में होती है ज़्यादातर? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट हम पहले कर चुके हैं। जो पहला स्टेप था वो एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट का होता है, बंटवारा जो होता है, उसको हमने दोबारा रिवर्स करके सारा प्रॉफिट ले लिया था वापस, है ना। अभी तक हमने सारा प्रॉफिट वापस ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको पता लगाना है, तो जो भी इन्वेस्टिंग प्रॉफिट रिलेटेड होगा या कोई फाइनेंस के प्रॉफिट से रिलेट होगा, तो वो सारे प्रॉफिट हमको निकाल देने हैं, और जो एक्सपेंस हैं, जो खर्चे हैं, उनको ऐड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मेट पिछली क्लास में हमने कर लिया था बहुत अच्छे से। उसमें कुछ चीज़ें थी, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या आपको क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना होता है और रिजल्ट आपको कैसे हासिल करना है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। अब यहीं से तो क्वेश्चन शुरू होता है, क्योंकि ये स्टेप 1 जब हमने किया था, तो उसमें हमने देखा था यहीं पे आके स्टेप 1 हमको छोड़ देता है। अब वो बोलता है कि अब आपको स्टेप 2 लेना है, और स्टेप 2 लेके आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो स्टेप 1 की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे थे, तो ये वाला जो अमाउंट है यहाँ से हमको शुरू करना होता है स्टेप 2। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐड होंगी और कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी। तो सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं और पहले से ही पता कर लेते हैं कि कौन सी ऐड होंगी, कौन सी सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद हम अपने अकाउंट में लिख देंगे उसको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले देखिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है ना। देखिए, ये एक्सपेंस होता है, कंपनी का नुकसान तो होता ही है, क्योंकि किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होना, इसका मतलब नुकसान तो होता ही है। लेकिन कैश से रिलेट नहीं होता, आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है, आपको बस जो मशीन है, जो बिल्डिंग है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना होता है। ठीक है, तो ये तो ऐड हो जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले ही। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ये एक तरह की एक्सपेंस है। बोरोइंग्स है ना, हमने उधार लिया हुआ है। और जब भी उधार लेते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सी तरह की एक्टिविटीज़ होती है? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है। और उस पे जो खर्चा बनता है, जो इंटरेस्ट बनता है, वो फाइनेंस पे हुआ जो खर्चा है वो होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो ये क्योंकि खर्चा है और फाइनेंस वाला है, तो इसको हम किस में क्लासीफाई करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, तो इसको भी ऐड किया जाएगा। डेप्रिसिएशन की तरह एक और पॉइंट होता है गुडविल एमोर्टाइज्ड। ये जो एमोर्टाइज्ड वर्ड है, ये डेप्रिसिएशन का ही एक सिनोनिम है, और ये इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, और ये ऐसी एसेट्स हो गई जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, तो कॉपीराइट्स वगैरह जो भी आपने पढ़ा हुआ है इनके बारे में, तो एमोर्टाइजेशन उसके साथ लगता है। तो कुछ नया नहीं है, यहाँ पर भी प्लस कर देंगे। ये भी नॉन कैश होता है, कैश नहीं जाता आपके पास से। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब ये मशीन जब भी खरीदते या बेचते हैं, तो इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, ये होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है ना। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते समय आपको लॉस हुआ है, तो ये तो इन्वेस्टिंग का लॉस हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस कहलाएगा। इसी वजह से इसको भी आपको, क्योंकि लॉस है, तो ऐड कर लेना है इसको। ठीक है, तो जितने भी फायदे होंगे उसको माइनस करेंगे, और जितने भी नुकसान है, जब हमारे पास से कोई ना कोई नुकसान हो रहा है हमको, तो वो हमको वापस ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ तक उल्टा चलना है आपको। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब आपको पता है। डिबेंचर मतलब होता है जब हम पैसा उठाते हैं मार्केट से,
और एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं और 1 साल के अंदर अंदर 1 साल बाद वो पैसा लौटाना होता है। जो भी उस पर डेट दी होती है उसमें पैसा लौटाना होता है। तो उसी पैसे लौटाने की प्रोसेस को रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कभी कभी ऐसा होता है कि जो 100 रुपये का डिबेंचर था उसको हमने एक तरह से प्रीमियम पे वापस किया है। ठीक है, प्रीमियम पे वापस किया है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमको लॉस हुआ है यहाँ पे। प्रीमियम क्या होता है? दो तरह की चीज़ें होती है, एक डिस्काउंट होता है, एक प्रीमियम होता है। तो डिस्काउंट होता है पैसे कम देना और प्रीमियम होता है पैसे ज़्यादा देना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, साल ख़त्म हो चुका है और लोगों को पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब 100 रुपये का डिबेंचर उनको हमने दिया था, अब हम डिबेंचर उनसे वापस ले रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं। तो समझ लेते हैं कि उनको 120 रुपये अगर हमने दिया है तो 20 रुपये का इसमें प्रीमियम है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको इतना याद रखना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो होता है वो कंपनी का एक्सपेंस नहीं होता है। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से चार्ज होता है। ये अलग ही अकाउंट होता है बिल्कुल स्टूडेंट्स। ये आपने अगर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको अच्छे से समझाया गया होगा कि शेयर या डिबेंचर से जो भी हम लोग प्रीमियम उठाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा मार्केट से उठाते हैं तो उसको एक गुल्लक में डाल देते हैं। और अगर हमको कहीं प्रीमियम का पैसा खर्च भी करना है तो उसी गुल्लक में से निकाल के करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का केस नहीं, ये बैलेंस शीट का केस है। ठीक है, ये वाली जो गुल्लक है ये कहाँ पे नज़र आती है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अकाउंट के साथ साथ आपको प्रीमियम भी नज़र आएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप कहीं नहीं लिखेंगे। अब समझते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट किया था किसी और कंपनी में और जिसकी वजह से हमको इंटरेस्ट भी मिला है और डिविडेंड भी मिला है। तो ये एक तरह की इनकम है। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया था, तो याद कीजिए जब भी हमारी कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उसको हम कौन सी एक्टिविटी में क्लासीफाई करते हैं? वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से ही जुड़ी हुई चीज़ है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनकम में ही डालेंगे और इस क्योंकि ये इनकम है तो इसको हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं, जितनी भी इनकम है वो लेस करनी है आपको। आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने अपनी एसेट मतलब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है जिसकी वजह से हमको फ़ायदा हुआ है, पैसे मिले तो उसमें हमको फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही एक पार्ट है। तो इसीलिए इसको भी हम माइनस करेंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का इनकम वाला पार्ट है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा अभी तक क्या प्लस और माइनस करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और इस टेबल में पॉइंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग में पर्टिकुलर्स और अमाउंट एंड रुपीज़, जो जैसे कि हमेशा हमने किया है वैसे ही आएगा। और हेडिंग क्या आएगी इसकी स्टूडेंट? सबसे पहले हमको यहाँ पर शुरुआत करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो लिख लेते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपको दिया हुआ है 2,23,500 दिया हुआ है तो एज इट इज़ आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो कॉलम बनाए जाएंगे, एक तो ऐड का होगा और दूसरा थोड़े गैप में आप सबट्रैक्ट का भी कर सकते हैं जो कि लेस का होता है। अब जितने भी पॉइंट्स ऐड वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए डेप्रीसिएशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डेप्रीसिएशन को ऐड करूँगा। डेप्रीसिएशन जो कि है 42,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अंदर की साइड लिखिएगा क्योंकि जब भी ऐड और सबट्रैक्ट होता है वो अंदर लिखते हैं। उसके बाद दूसरे में आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये भी हमारा एक खर्चा है तो ऐड होगा ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8,400। ठीक है, उसके बाद गुडविल एमोर्टाइज्ड भी यहीं पे आ जाएगा क्योंकि वो डेप्रीसिएशन ही है एक तरीके का। गुडविल एमोर्टाइज्ड 9,300 अमाउंट दिया हुआ है तो ये भी हम ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 9,000 भी यहाँ पे आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ
मशीन, तो यहाँ पे भी 9000 लिख लेते हैं। और देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए प्रीमियम वाला पॉइंट तो आना नहीं है। उसके बाद जो बाकी है वो इनकम है, तो चलिए ये भी लिख ही लेते हैं। इनकम को हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो 13,800 है, अंदर की तरफ ही आएगा। उसके अलावा एक और पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट्स 6,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ऐड के पास एक लाइन खींचेंगे आप, ऐड वाले कॉलम के नीचे, और सब्ट्रैक्ट वाले कॉलम के भी नीचे एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद जो जो अमाउंट आ रहा है पहले ऐड का, हम वो वाला टोटल कर लेते हैं और यहाँ पे बाहर की तरफ लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इन सबको टोटल करके यहाँ पे लिखना है। चलिए, तो ये हो गया 0 और एक और 0 आ गया यहाँ पे, 7, अगेन 10 और 18 होता है 28, 2 यहाँ पे आ गया, तो 68700, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट जो है वो ऐड होने वाला है स्टूडेंट्स। अब ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी, मतलब इसको आप कंटिन्यू करेंगे और इस तरह से इन दोनों को पहले ऐड करके यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 0 0 2, 1 कैरी ओवर आया है, 4 और 8 होता है 12, अगेन 1 कैरी ओवर, 3 और 6 हो गया 9, और यहाँ पे 2 आ गया। अब जो सब्ट्रैक्ट वाला जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप ऐड करेंगे और लिख लेंगे राइट में 0 0 8, और ये हो गया 9, और यहाँ पे आ गया 1, तो 19,800 आया है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक और लाइन आप खींच लें और जो भी आपका आंसर आता है वहाँ पर आप क्लोज कर देंगे इस अकाउंट को। और यहाँ पर आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। 0 सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखिएगा, तो 12 में से 8 जाएंगे, तो ये 4 है। यहाँ पे 11 बचा, तो 11 में से 9 गए, तो 2 बचा। उसके बाद यहाँ पर 8 बचा है, 8 में से 1 गया, 7 आ गया, और फिर यहाँ पे 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स 2,72,400 जो आया है वो आपका आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये लीजिए, इतना आसान है आपका दूसरा स्टेप। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान तरीके से ये मैंने आपको करके बताया है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी दिए हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप वो वाले सारे पॉइंट्स अगर ध्यान से पढ़ लें जो हमने फॉर्मेट में पढ़ा था, तो उसी में से स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इधर उधर से आते नहीं हैं। और अगर इधर उधर से आएंगे भी तो थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाना और सोचने की कोशिश करना है कि कौन सा इसमें से अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट करता है। तो स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप का जो एक इलस्ट्रेशन है वो हमने किया है, इसमें ज़्यादा इलस्ट्रेशन हम नहीं करेंगे। हम थर्ड स्टेप पे अगली क्लास में चलेंगे और पहले सारे स्टेप्स जो छोटे छोटे अब बचे हैं और बहुत सिंपल हैं उनको सारे एक साथ ही करके उसके बाद सीधा हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश फ्लो होता है वो निकालना सीख लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मुश्किल पार्ट खत्म हो चुका है, आप समझ लीजिए 50% जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ खत्म हो चुकी है। अब बस थोड़ा सा ही 50% और ये चैप्टर बचा है। तो आई होप आपको ये क्लियर है स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।